हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। पिछले लेक्चर में आपने जनरली जो बातें पढ़ी होगी वो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह पढ़ी होगी, जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी। आज से जो है आप पूरी कंप्लीटली न्यू बातें पढ़ोगे जो 12th सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। एक तो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक तो अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं एक तो अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, देन अपन पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, आज के अपने ये टॉपिक्स रहेंगे, 5 टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलना। तो देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक फिक्स अमाउंट के लिक्विड के अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है। ठीक है, ये इसमें कुछ फिक्स अमाउंट का क्या पड़ा हुआ है? लिक्विड पड़ा हुआ है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो सॉलिड हम इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉलिड हम इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें मान लीजिए सॉल्यूट है, जो हम इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं वो इसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट में ही डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, और नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर से भी अफेक्ट होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए पानी के अंदर शक्कर घोलना। ठीक है, आपने कभी गुलाब जामुन बनते हुए देखे हो तो चाशनी बनाई होगी। तो चाशनी देखो, जितनी गाढ़ी होती है उसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ शुगर घोली जाती है वो एट रूम टेम्परेचर घोलना इम्पॉसिबल है। आपको उसको हीट करना पड़ता है तब जाके चाशनी बनती है। मतलब इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर जो है इतने लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में घुल पाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है? बढ़ती है, और प्रेशर भी बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है इन जनरल। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व इन लाइक का क्या पॉइंट है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, इसका मतलब ये है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में जैसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है सॉलिड और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन नेचर। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करती है। क्या है वो पॉइंट? कि पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent।
ठीक है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पर भी, कि जैसे मान लीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है। कैसे कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है, तो चीजों को समझो। देखो, अगर मान लीजिए कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर कोई बीकर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, A प्लस बी गिव्स C, कोई रिएक्शन हो रही है XYZ, और ये रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज होना चाहती है। क्या होना चाहती है? हीट रिलीज होना चाहती है। तो अगर देखो, अब रिएक्शन तो क्या करना चाहती है? रिएक्शन तो अपनी हीट को बाहर निकालना चाहती है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यानी कि रिएक्शन को हीट दे रहे हो। अब रिएक्शन तो क्या करना चाहती है? अपनी हीट को बाहर निकालना चाहती है, और तुम टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन को हीट दे रहे हो, तो आप रिएक्शन को फेवर कर रहे हो या अपोज कर रहे हो? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप रिएक्शन को अपोज कर रहे हो, और रिएक्शन को अगर अपोज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। वहीं इसके ही जस्ट पैरेलल अगर आप एक बीकर लेते हो, सेम रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C, ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन आपने ले रखी है, लेट सपोज कि यहाँ पर वो रिएक्शन है एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक यानी कि रिएक्शन जो है वो हीट एब्जॉर्ब करना चाहती है, हीट चाहिए उसको, और अगर रिएक्शन को हीट चाहिए और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो यानी कि आप रिएक्शन को फेवर कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन भी हीट एब्जॉर्ब करना चाहती है, और टेम्परेचर बढ़ा के आप सराउंडिंग में हीट इकट्ठा कर रहे हो या हीट बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन को फेवर कर रहे हो। तो रिएक्शन को फेवर करोगे तो यहाँ पे क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो देखो, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किस तरीके से कि इफ रिएक्शन इज endothermic, then increasing temperature will favor the reaction and solubility will increase, ठीक है। और अगर if reaction is exothermic, then increasing temperature will oppose the reaction and solubility decreases, ठीक है। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड इन लिक्विड का केस तो कुछ इस तरीके से चलता है सॉल्युबिलिटी का। अगला अपन केस देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। तो गैसेस को जब हम डिसॉल्व करने जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो क्या चीज होती है? तो देखो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, तो जब हम गैसेस को डिसॉल्व करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ
gases in liquid is depends on the nature of gas। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आपने HCl गैस एंड अमोनिया गैस, ठीक है, HCl गैस या अमोनिया गैस, तो ये तो जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, तो अमोनिया गैस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाइल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये जो है वाटर के अंदर क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमोनिया और HCl जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगी और सॉल्युबल हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो आप जानते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती तो सीधी सी बात है कि सॉल्युबल भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा केस कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड depends on temperature and pressure also, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली बात है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बीकर लिया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई बीकर लिया, ठीक है, ये ओपन बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने लिक्विड ले रखा है और कोई गैस डिसॉल्व कर रखी है, ये गैस के बबल्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे हीट करने लगोगे, अगर मान लो ये अभी के लिए कवर्ड है, ठीक है, अभी के लिए क्या है, कवर्ड है, कवर्ड को मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, अभी के लिए ये ढका हुआ है, ठीक है, क्या है, ये ढका हुआ है। तो जैसे ही आप हीट बढ़ाओगे, हीट बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो गैस के बबल्स हैं ये ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, पानी के अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, गैसेस एंड लिक्विड की कम हो रही है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gases in liquid decreases, ठीक है। और वहीं प्रेशर की बात करें तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक बीकर ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर आपने ये लिक्विड भर रखी है, ठीक है, लिक्विड भर रखी है, और यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पिस्टन का प्रेशर बढ़ाओगे तो ये गैसेस पानी के अंदर जाना स्टार्ट करेगी और डिसोल्यूशन प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gases and liquid increases, ठीक है। तो solubility क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये केस हो गया solubility of gases and liquid का, और इससे पहले वाला केस था solubility of solid and liquid का, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आई थिंक आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमसे क्या कहता है, हेनरीज लॉ हमसे कहता है कि जैसे जैसे आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो और प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाने पर उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली मैं एक बार पॉइंट लिख के बताता हूँ, फिर हम समझते हैं इसको।
तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द solubility of gases, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure applied on the solution। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा जो है गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक बीकर है, ये जैसे अभी पिस्टन वाला अभी एग्जांपल अपन ने देखा था, वो एक तरीके से यही तो है। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लीजिए ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है, एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने कोई गैस डिसॉल्व कर दी, ठीक है, मैंने गैस इससे बना दिया, तो ये गैस मैंने डिसॉल्व कर दी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे ये पिस्टन नीचे मूव करने लगेगा, जितना ज़्यादा आप मूव करवाओगे उतनी ही ज़्यादा गैस जो है इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। तो यानी कि मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि प्रेशर जो है, जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा गैस जो है इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी, या यूँ कह लूँ कि उतनी ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो डिसॉल्व होंगे। ठीक है भाई, टोटल जितने भी हैं उसमें से जितने प्रेशर आप बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा मोल्स पानी के अंदर डिसॉल्व मिलेंगे टोटल अमाउंट में से, तो एक तरीके से मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस dissolved in the solution is directly proportional to partial pressure applied on the solution। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर यहाँ पे आएगा KH कांस्टेंट। ठीक है, KH, और वो KH क्या होगा, KH है आपका हेनरीज कांस्टेंट। क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट या गैसेस। ठीक है, KH इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स इंडिविजुअली फॉर इंडिविजुअल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू जो है वो गिरती है, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
on increasing temperature, KH value increases, ठीक है, hence solubility decreases, ठीक है। KH की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है? ये हो गई हेनरीज लॉ की बात, ठीक है। तो हेनरीज लॉ में आपको ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पार्शियल प्रेशर P यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, XG क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, XG क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन। तो देखो क्या है अपने पास इक्वेशन, अपने पास इक्वेशन है पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल्स टू है KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो P है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। KH है यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, और XG यानी कि यहाँ पर है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा मोल्स फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड होंगे गैस के अंदर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप समझते हो, पिछले लेक्चर में आप समझ चुके हो कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर होता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर लगाते हैं इक्विलिब्रियम में आने के बाद, तो उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। फिर से सुनो कि जैसे सपोज करिए कि ये एक बीकर है, ठीक है, क्लोज्ड बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, हमने लिक्विड भरा हुआ है। अब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ये मान के चलते हैं कि इस लिक्विड का मतलब इस लिक्विड का लिक्विड फॉर्म भी है एंड वेपर फॉर्म भी है, मतलब ये जो सॉल्वेंट है या जो भी है ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, इस लिक्विड और इस वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस लिक्विड एंड वेपर के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये जो वेपर्स हैं जो ये प्रेशर अप्लाई करती है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो वेपर है ये जो प्रेशर अप्लाई करती है, प्रेशर अप्लाइड बाय दिस वेपर्स on the surface of the solution is called vapor pressure, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। यानी कि फिर से सुन लो, कोई लिक्विड है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस लिक्विड और वेपर के दोनों के जो है फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो वेपर वाला पार्ट है जो प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन कह लो या लिक्विड कह लो, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन a liquid and its vapor exist in equilibrium and
the pressure and the pressure applied by the vapors on the surface of the liquid, on the surface of the liquids is called vapor pressure. उसको क्या बोलेंगे हम? वेपर प्रेशर बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंस, तो डिपेंडेंस की बात करें तो डिपेंडेंस दो चीज़ों पे है वेपर प्रेशर की। पहली तो है टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली बात है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा वेपर्स बनेगी, उतनी ज़्यादा इक्विलिब्रियम स्टेज में वेपर फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। कम टेम्परेचर रखोगे तो लिक्विड फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर ही नहीं लगा पाएगा। लिक्विड थोड़ी ना प्रेशर लगाता है, ठीक है, वेपर्स लगाएंगे प्रेशर। और दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे? कि मान लो कि ऐसा लिक्विड है जो बहुत, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पे जाके वेपराइज होती है, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। और कोई ऐसी है जो वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी कि हल्का सा हीट देते ही वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें वेपर फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। तो कहानी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड पे भी कहानी डिपेंड करती है, और यहाँ पर अपन बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, दोनों पे ये कहानी डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रॉल्स लॉ अपन से क्या कहता है। तो रॉल्स लॉ अपन से कहता है कि रॉल्स लॉ हमसे कहता है कि दी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is the sum of, is the product of pressure of pure component and its mole fraction. इट्स मोल फ्रैक्शन। अब इस बात का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। रॉल्स लॉ यहाँ कहना चाह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले रहा हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू उसके मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ है, पी ए तो है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पी नॉट है प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंपोनेंट लिया ये, ठीक है, एक स्लाइड और है अपने पास, नेक्स्ट पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि ये एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने दो लिक्विड डाले, ठीक है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और दोनों के दोनों बोथ आर वॉलेटाइल। दोनों कैसे हैं, वॉलेटाइल है, यानी कि वेपराइज हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर लिक्विड ए भी है एंड लिक्विड बी भी है। तो ये मान लीजिए लिक्विड, ये लिक्विड ए है और ये पिंक कलर से लिक्विड बी बना दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक क्लोज पिस्टन लगा रखा है। तो मुझे एक चीज बताओ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे ही मान लो दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर है
वो किसके बराबर है? वेपर प्रेशर देखो, ए जो प्रेशर लगा रहा होगा वो पी ए है, और बी जो प्रेशर लगा रहा होगा वो पी बी है, और टोटल जो प्रेशर लग रहा होगा वो पी टोटल ले लेते हैं, पी टी ले लेते हैं। तो पी टी क्या है? टोटल वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पी ए क्या ले लेते हैं? पार्शियल प्रेशर applied by liquid E। ठीक है, पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर applied by लिक्विड बी। ठीक है, तो ये कहानी है। तो रॉल्स लॉ क्या कह रहा है कि जो ये पी बी है या पी ए है ना, ये डायरेक्टली बराबर है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्योर कंपोनेंट। पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है, यहाँ पे लिखते हैं पी नॉट ए क्या है। पी नॉट ए है प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। यानी कि जब प्योर लिक्विड ए रखेंगे तो उसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उसका कितना वेपर प्रेशर लग रहा होगा, वो पी नॉट ए है। और पी नॉट बी क्या है? जब हम वेपर प्रेशर प्योर बी का कंपेयर करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी में हम प्योर लिक्विड ले रहे हैं, और पी ए और पी बी में हम मिक्सचर ले रहे हैं, ए और बी का मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पी ए यहाँ पर क्या है? तो पी ए बराबर है कि पी नॉट ए और उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये कह रहा है रॉल्स लॉ। और पी नॉट बी किसके बराबर है? पी नॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर बी बराबर है पी नॉट बी इनटू एक्स बी के। ठीक है, इसके बराबर है। तो ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, जो भी वो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन का सम है। ठीक है, अब दो लिक्विड देखो, लिक्विड दो मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, एक तो ए है और एक बी है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो एक चीज बताओ कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, द टोटल वेपर प्रेशर of a solution is the sum of partial pressures of component present in it। ठीक है, जो भी पार्शियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके सम के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो दो लिक्विड प्रेजेंट है ए और बी, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल वेपर प्रेशर जो है पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ठीक है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, आप जानते हो कि बिकॉज पी ए बराबर है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी बराबर है पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये आप जानते हो, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, और पी टी बराबर है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, फिर आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सम एक्स ए और एक्स बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि पी टी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से पी टी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स, पी नॉट ए
माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आगे आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक है, और यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, एक्स बी है ये, यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस, तो यानी कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन एक्स बी। ठीक है, तो पी नॉट ए क्या है, ए है सॉल्यूट और बी, सॉरी ए है सॉल्वेंट और बी है सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो तो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना डाल्टन्स लॉ है, क्लियर है। चलिए अब डाल्टन्स लॉ अपन से यही कहता है, फिर उसके बाद दूसरी चीज समझो कि जो पार्शियल प्रेशर है, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ गैस। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया पीटी, और ये आप कह रहे हो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ए की बात कर रहा हूं तो ये मोल फ्रैक्शन ए हो गया और पीटी हो गया। अब पहले तो अपन बात कर रहे हैं, पहले तो मैंने क्या बोला कि मोल पी नॉट ए के बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पी ए बराबर है पीटी यानी कि टोटल वेपर प्रेशर, और यहाँ पे ये एक्स है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल फ्रैक्शन टोटल मोल फ्रैक्शन नहीं है, इसको मैं वाई ए लिख रहा हूँ। तो ये वो मोल फ्रैक्शन है जो वेपर फेज में है। ठीक है, ये वो वेपर मोल फ्रैक्शन या यूं कह लो कंपोनेंट प्रेजेंट इन वेपर फेज। ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज कंपोनेंट, वेपर फेज। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से पी बी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टी। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट बी, यहां पे कंपोनेंट ए प्रेजेंट इन वेपर फेज। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये तो हो गई वेपर फेज वाली की बात। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स ए है वो टोटल कंपोनेंट है, लिक्विड प्लस वेपर वाला, और वाई ए क्या है, वाई ए सिर्फ जो वेपर फेज में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ देखिए किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ ए के 0 से लेकर 1। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन बी के 0 से लेकर 1। अगर मोल फ्रैक्शन ए के 0 है और बी के 1 है तो यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा पी नॉट बी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ए अवेलेबल है, यानी कि ए के ही मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ए का बराबर है। इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बी तो सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, पी नॉट बी, और एक्स सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट है, तो ये पी नॉट ए रखते हैं। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर इस तरीके से आएगा, इसका वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हो गया। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये है वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। ठीक है,
तो यानी कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ्स फॉलो रॉल्स लॉ, ठीक है, ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो पी एस है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो बराबर है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के, ठीक है। तो जो इसको फॉलो करता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तो ये ग्राफ जो है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हुआ बना है, ठीक है। तो ये था रॉल्स लॉ आपका, ठीक है। ये सारी कहानी है। नेक्स्ट क्लास में अपन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो मेन, मान लो मेन पॉइंट है जहां से आपका मेनली क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो मेन हिस्सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं और ये सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रॉल्स लॉ ही था, तो रॉल्स लॉ जो है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो यही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट था। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं जल्द ही।